हेलो, मैं अमर कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं द रैबिट ब्रेन चैनल में। जैसा कि आप जानते ही है, बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ 15 या 16 तारीख से आप लोगों का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। बहुत लंबे समय बाद बिहार सरकार ने इस तरह की वैकेंसी निकाली है और भरोसा नहीं किया जा सकता कि अब इस तरह की वैकेंसी आने में कितना समय लगेगा। हमारा ये चैनल द रैबिट ब्रेन आपके आपके इस सफलता की जर्नी में आपका भागीदार बनना चाहता है। यही वजह है कि हम लोग आपके लिए लाए हैं साइंस, सोशल साइंस, स्टैटिक जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, लैंग्वेजेस, इन सभी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चंस का एक कलेक्शन कि पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एक बात ध्यान रखिए कि ये जो वैकेंसी है ना, ये बीपीएससी ने निकाली है। ये ना तो टीईटी है और ना ही एसएससी है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो लेवल रहेगा वो हाई लेवल रहेगा, ये संभव नहीं है। तो जो लेवल है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन सभी सब्जेक्ट में आपको मैं वो लेवल दे पाऊँ। बीपीएससी ने वैकेंसी निकाली है प्राथमिक से लेकर के और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता देना चाह रहा हूँ कि यदि आप प्राथमिक विषय के अध्यापक के लिए इसमें अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4th, 5th, 6th क्लास वाले वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो नहीं। बीपीएससी है, आपसे उम्मीद कर रहा है कि आपसे जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है उसका आपको डीप नॉलेज हो। इसलिए आप हमारे चैनल द रैबिट ब्रेन को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी सेट्स हैं उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सामने हर रोज 30 क्वेश्चंस के मैं सेट दूंगा। इस 30 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं, पढ़ना है। मैं सॉल्व करने का 5 सेकंड का समय भी दूंगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जब 4 दिन हो जाएगा तो फिफ्थ डे आपको ग्रैंड टेस्ट देना है। ग्रैंड टेस्ट, इस ग्रैंड टेस्ट में क्या रहेगा, तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको इस 50 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हो, आपके सामने इमीडिएटली जितने आपने सही किए हैं उसके परफॉर्मेंस के रिजल्ट आपके सामने आ जाए और आप देख पाएं कि और आपको कहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। इस कड़ी में आज हम लोग सामान्य अध्ययन विषय पर ध्यान देंगे। तो सामान्य अध्ययन में भी हम लोग मेनली ध्यान देंगे विज्ञान विषय पर। आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूं साइंस। तो दोस्तों, ये आपके सामने आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन, है ना, प्रोटीन, जल, वसा एंड कार्बोहाइड्रेट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पोषक तत्व नहीं है। इनका समय है, समय लीजिए और आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जल। आप ये पूछिएगा कि जल क्यों? प्रोटीन शरीर को कुछ ना कुछ देगा, वसा शरीर को देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। जल कुछ देगा नहीं, बल्कि जल केवल एक माध्यम है। जल केवल एक माध्यम है जिसमें घुल करके प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, विभिन्न पार्ट में पहुंचते हैं। जल पार्टिकुलरली किसी तरह का पोषण शरीर को नहीं देता है ना। इन सब के बारे में भी आगे क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। किसी खाद्य पदार्थ को जल में घोल लीजिए और उसमें कॉपर सल्फेट मिला दीजिए और थोड़ा सा कॉस्टिक सोडा का विलयन मिला दीजिए। देखिएगा कि थोड़ी ही देर में उस फूड मटेरियल का रंग बैंगनी हो जाता है, यानी कि पर्पल कलर में बदल जाता है। आपको ये बताना है कि आखिर इस फूड मटेरियल में क्या चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका कलर पर्पल हो गया है। क्या वो प्रोटीन है, क्या विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? 5 सेकंड का समय है, बॉक्स में आंसर कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोटीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोटीन। मान के चलिए कि कोई फूड मटेरियल है, आपने क्या किया, उसको पानी में घोल लिया, गाढ़ा पेस्ट बना लिया। अब उसमें क्या करना है, आपको कॉस्टिक सोडा का डाइल्यूट सॉल्यूशन डालना है और कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन डालना है। ये दोनों सॉल्यूशन डालने के बाद यदि उस फूड मटेरियल का रंग क्या हो जाए, पर्पल हो जाए, बैंगनी हो जाए, आप समझ जाइए कि उसमें क्या चीज़ है, प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर है? आगे बढ़े। ये है अगला क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च या मंड उपस्थित है। कोई खाद्य पदार्थ में स्टार्च या मंड उपस्थित है और उसमें आपने क्या किया, डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिया। क्लियर है? लेट्स सपोज ना चावल ही है। चावल को आपने क्या किया,
उबला हुआ चावल लिया हुआ है और उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि चावल के रंग में क्या परिवर्तन आएगा। चावल सफेद होता है, उसमें यदि आपने आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड कर दिया तो चावल का रंग कैसा हो जाएगा? क्या वो नीला हो जाएगा या काला हो जाएगा या बैंगनी हो जाएगा और या फिर और काला दोनों हो जाएगा? 5 सेकेंड है, सोचिए, आंसर कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डी, बोथ ए एंड बी। यानी कलर नीला भी हो सकता है, डार्क नीला भी हो सकता है और कलर काला भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें स्टार्च कितना प्रेजेंट है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? है ना, पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, आपको मैंने पहले भी बता दिया क्वेश्चन में। तुम लोगों को बताना है कि आखिर उस पोषक तत्व में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसको हम लोग ऊर्जा देने वाला भोजन यानी कि एनर्जी सप्लायर फूड कह सकते हैं। क्या वो प्रोटीन है, क्या वो विटामिन है, या फैट है और या कार्बोहाइड्रेट है? 5 सेकेंड है, आंसर कीजिए। उम्मीद है आपने सही आंसर किया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही वो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन। यहां मैं 2 चीजें बता देना चाह रहा हूं। मान के चलो कि किसी दिन तुम लोगों ने 2 या 3 दिन का फास्टिंग किया, 2 से 3 दिन का फास्टिंग किया। ऐसे कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट तो आएगा नहीं, लेकिन शरीर फिर भी मरता तो है नहीं, जिंदा रहता है। तो उसको जो उस समय एनर्जी मिलेगा वो किससे मिलेगा? फैट से। यदि 2 से 3 दिन की फास्टिंग हो तब उसको कहाँ से एनर्जी मिलेगी? फैट से एनर्जी मिलेगी, है ना। अब मेरी बात को इतना ज़्यादा सीरियस मत लेना और फास्टिंग करने के लिए बैठ जाना, नहीं तो तुम्हारी माते मुझे गरी आएगी, समझ गए। इसी में एक और चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ। मान के चलो वो सारा डेजर्ट तो जानते ही हो ना, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। किसी दिन तुम गए वो बेयर ग्रिल्स की तरह, वो कौन डिस्कवरी वाला जो प्रोग्राम आता है यार, याद नहीं आ रहा नाम, अपने देख लेना, है ना। 9 से 10 दिन का तुमने नवरात्रा का फास्टिंग कर लिया। इस फास्टिंग में तुमने फैट भी नहीं खाया है और तुम्हारे बॉडी में यदि फैट नहीं बचेगा, फिर भी यदि बॉडी को जिंदा रखना है ना, तब हमारा शरीर प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू करेगा और जितने भी तुम मोटे भैंसे बने हुए हो वो हड्डी दिखने लगोगे। क्लियर है? अब करने मत लग जाइयो कोई। चलो अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को शरीर वर्धक भोजन बोला जाता है? शरीर वर्धक मतलब बॉडी बिल्डिंग करेगा, है ना, बॉडी को बढ़ाएगा। वैसे तो तुम इस बारे में जानते ही होगे, लेकिन फिर भी 5 सेकेंड है, आंसर करो। उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या चीज? प्रोटीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। याद करो, जब कोई आदमी जिम जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? भाई प्रोटीन खा ले, है ना। सबको देखोगे वो एक डब्बा लेके और उसमें वो मिला रहा है पाउडर और खा रहा है, ये क्या होगा? प्रोटीन होगा। क्लियर है? तो बॉडी बिल्डर फूड किसको बोला जाएगा? प्रोटीन को। अब एक बात ध्यान रखना, फैट, यहाँ एक फैट का भी रोल है, यहाँ फैट का भी रोल है। अरे कोई भैंसी बन गया, क्या करोगे? उसमें खाली प्रोटीन है क्या? क्या बोलते हो? फैट जमा हो गया ना। हाँ, तो फैट से भी बनता है, ध्यान रखना। लेकिन ये सेकेंडरी है, ये क्या है? सेकेंडरी। यदि फैट नहीं भी होगा तो बॉडी में प्रोटीन शरीर को बना लेगा, ठीक है, मसल्स बना देगा। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में विटामिन होते हैं, जानते ही हो। तो विटामिन बहुत सारे होते हैं, A B C D E। तुमको ये बताना है कि इन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। देखो, हर एक प्रोटीन अलग अलग काम करता है, लेकिन सभी के काम को यदि मिलाया जाए, देखा जाए, तो वो किसी एक ही तरह के काम को तुमको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। क्लियर है? तो अब तुमको बताना है कि इसका मुख्य कार्य होता क्या है। क्या ऊर्जा देता है, और या मांस बनाता है, या रोगों से बचाता है, या दांतों को मजबूत करता है? 5 सेकेंड है, आंसर कीजिए। आंसर कर लिया होगा। देखो, ऊर्जा देने का काम मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट का है, तो डेफिनेटली ये यहाँ होगा नहीं सही आंसर। मसल्स बनाने का काम क्या था? प्रोटीन का था, तो ये यहाँ पे आंसर होगा नहीं। तो अब बचता है दांतों को मजबूत बनाना, रोगों से बचाना।
तो सबसे करेक्ट आंसर जो है वो क्या चीज़ है, रोगों से बचाना। जितना भी मल्टीविटामिन देखते हो, चाहे ए से लेकर के डी, D1, D2, D12 अप टू डॉट डॉट जो भी है, एंड के, ई, इन सब का एक ही काम है, वो क्या काम है, शरीर को रोगों से बचाए रखता है। आगे हम लोग हर एक विटामिन का क्या क्या काम है वो हम लोग आगे देख लेंगे। फिलहाल नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि विटामिन, अभी अभी पढ़े कि विटामिन में विटामिन ए का मुख्य काम क्या है, क्या करता है, क्या वो ऊर्जा देता है, क्या हड्डी को मजबूत बनाएगा, आंखों को स्वस्थ रखेगा, सारे के सारे काम वो कर लेगा। 5 सेकंड है, आंसर कीजिए। उम्मीद है आपने सही आंसर किया होगा। तो चलिए देखते हैं शुरू से। ऊर्जा देने का काम क्या था, कार्बोहाइड्रेट का था, ये होना नहीं है। अब पीछे बच गया ये सारे, तो इसका मतलब क्या है, जब एक नहीं होगा तो उपयुक्त सभी तो होने वाले नहीं है। तो अब पीछे बच गया ये और ये। विटामिन ए का मुख्य काम क्या होगा, आंखों को स्वस्थ रखना। विटामिन ए का मुख्य काम क्या होगा, आंखों को स्वस्थ रखना। देखो, आंखों में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। यही वजह है कि हम लोगों को बोला जाता है हरा मिर्च खाओ, है, हरी मिर्च में क्या होता है, विटामिन ए होता है भर के, है ना, इसीलिए हरा मिर्च खाओगे। अब उतना मत खा लेना, हाँ समझ ही गए होगे। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शरीर में विटामिन डी का मुख्य काम क्या होगा। इन चारों में से जो कि नीचे दिया गया है, इसमें विटामिन डी क्या काम करेगा भाई, क्या वो बाल को मजबूत बनाने वाला चीज है, और यह हड्डी को मजबूत बनाएगा, कि आंखों को स्वस्थ रखेगा या मसूड़ों को स्वस्थ रखेगा, क्या। 5 सेकंड है, आंसर करो। उम्मीद है सही आंसर किया होगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, आंखों को स्वस्थ रखने का काम अभी अभी मैंने बता दिया विटामिन ए का है, ठीक है, तो ये तो होना नहीं है। तो चलो पीछे में हम लोग ढूंढ लेते हैं। विटामिन डी का मेजर काम होता है क्या, हड्डियों को मजबूत बनाना। इनका ऐड देखे होगे ना कभी, हाँ जी, कॉम्प्लेन में बताता है विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है ना, दांतों को मजबूत बनाता है। तो विटामिन बी का मेन काम क्या चीज हो जाएगा, हड्डियों को मजबूत बनाना। क्लियर है। पहले कि हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़े, एक चीज मैं और बता देना चाह रहा हूँ। तुमने सुना होगा कि धूप में जाने से हमको विटामिन डी मिलता है, सुने हो कि नहीं सुने हो। बहुत सारे लोगों ने सलाह दिया होगा, अरे धूप में घूम ले, डी ठीक हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखो कि धूप से कभी भी विटामिन डी नहीं मिलता है, ये मिसकंसेप्ट है। धूप करता क्या है, जब तुम लोग धूप में जाओगे तो तुम्हारे बॉडी में पहले से जो विटामिन ए है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, विटामिन डी में। क्लियर है। इसका मतलब भर के विटामिन ए खाओ, धूप में एकदम घूमो मजे से, बस हड्डी पसली का टेंशन छोड़ दो। क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है अपना कि विटामिन सी, जानते ही हो है कि विटामिन सी का मुख्य काम क्या है, क्या वो बालों को मजबूत करता है, कि हड्डी को मजबूत बनाता है, या आंखों को स्वस्थ रखता है, या मसूड़ों को स्वस्थ रखता बनाता है, क्या। आंसर करो, 5 सेकंड है। उम्मीद है आंसर सही किया होगा, है ना। चलो देख लेते हैं। आंखों, विटामिन सी का मेजर काम होता है मसूड़ों को स्वस्थ रखना, क्योंकि आंखों को स्वस्थ रखने का काम विटामिन ए का हो गया, हड्डी को मजबूत बनाने का काम विटामिन डी का हो गया। इसका मतलब ये दोनों तो आंसर होने नहीं है, तो पीछे बच गया बाल और मसूड़, तो इसका मेजर काम क्या हो जाएगा, मसूड़ों को स्वस्थ बनाना। सुने हो ना कभी वो कौन सा, अरे कई ऐड देते हैं जिसमें वो एप्पल खा रहा होता है और वो मुंह में खून आने लगता है, एप्पल में खून दिखने लगता है, हाँ गम की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा गम है बंदे को। चलो तो ये मसूड़ों को स्वस्थ बनाता है। क्लियर है। देखो होता क्या था ना, अपने दादा जी सबसे पूछना, पुराने जो बुजुर्ग लोग होंगे वो क्या करते थे, दांतुन का यूज करते थे, राख का यूज करते थे मुंह धोने के लिए, सरसों तेल भी कई बार लगा लेते थे। क्लियर है। और उसके साथ में क्या ले लेते थे, नमक, तेल को नमक में मिला करके। अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज बोला कि का देहाती वाला काम कर रहे हो रे, हाँ कोलगेट यूज करो। क्या यूज करो, कोलगेट। ले लिया हम लोग कोलगेट। अब वो खाली कोलगेट नहीं है, मतलब क्लोजअप वगैरह सब चीज़ है, वो नाम से कोलगेट ही बोलते हैं हम लोग, है ना। चलो तो ये है, अब कोलगेट ले लो। लेकिन अब जब तुम लोग ऐड देख रहे हो तो ऐड आता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है। चारकोल कोयले का ही एक फॉर्म है,
अरे कमबख्तों, तो जब हम लोग नमक और राख और कोयले का यूज कर रहे थे तो तुमको कोई परेशानी थी ना? करो यूज कोलगेट। मेरा एक दोस्त मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि यूएसए में, जब यूएसए के मॉल में जाओगे तो वहां दतमन मिलता है। समझ रहे हो ना कि जो हम चीज छोड़ दिए हैं वो यूज कर रहे हैं, और जो हमारे लिए नुकसानदेह है वो हम यूज करते हैं। चलो सोचो तुम लोग, जब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी अभी तुमने देखा कि विटामिन सी यदि कम होगा तो गम यानी कि मसूड़ों में समस्याएं आएगी। तो जो मसूड़ में ये खून आते हैं या समस्या आती है, तुमको बताना है कि इसको कौन सी बीमारी कहते हैं। इस बीमारी का कुछ नाम होगा, तो कौन सी बीमारी है? 5 सेकेंड है, बताओ आंसर। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। ठीक है, तो इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? स्कर्वी। इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कर्वी। स्कर्वी वो बीमारी है जिसमें गम्स या दांतों में या मसूड़ों में क्या आने लगता है? ब्लड आने लगता है। क्लियर है? आगे चले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि नीचे कुछ समूह दिया गया है, ऐसा समूह ज्ञात करना है जो बाकी से मेल ना खाता हो। बाकी से मेल ना खाता हो, तो चारों अच्छे से पढ़ो। पहले में है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। दूसरे में है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा और कमल। तीसरे में है एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा और रेत। और चौथे में है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा और अलमारी। हालांकि ये क्वेश्चन क्लास 6 में तुम्हारा दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? जनरल एप्टीट्यूड से। 5 सेकेंड है, आंसर करो। कर लिया होगा आंसर? चलो, तो सबसे पहले तुमको बताऊं कि तुमने जो भी सोचा होगा वो गलत सोचा होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है। एक्चुअल में क्या था कि ये क्वेश्चन अलग तरीके से आता है। ये पूछेगा कि हर एक ग्रुप में एक ऐसा क्या है जो सबसे अलग है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। लेकिन अब मेरे पास, मैं ये चाहता था कि एक ही बार में ये सारा सलट जाए, इसी वजह से मैंने क्या किया, एक ही में डाल दिया। तो देखो, पहला जो ग्रुप है वो है चीनी, नमक, रेत और कॉपर सल्फेट। तुमको बताना है कि इनमें अलग क्या है। तो डेफिनेटली जानते ही हो कि तुम समझ ही गए होगे कि कॉपर सल्फेट जो है वो पानी में घुलता है, नमक पानी में घुलता है, चीनी पानी में घुलता है, लेकिन रेत ये पानी में घुलता नहीं है ना? यानी चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है। रेत वाटर सॉल्युबल नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? इसमें सबसे अलग हो जाएगा। इसमें गुलाब है, चमेली है, नाव है, गेंदा है, कमल है। तो जानते ही हो बाकी सारे क्या चीज़ है? फूल है। बाकी जो भी देख रहे हो वो फूल है, बस नाव क्या है? अलग है इसमें। ये है एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा, ये सारे के सारे क्या है? मेटल है। लेकिन ये क्या चीज़ है? मेटल नहीं है। यहाँ है कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी, सभी लकड़ी से बने हुई चीज़ें हैं। ठीक है, यानी निर्जीव है। लेकिन इसमें ये क्या चीज़ है? सजीव है। क्लियर है? इसमें क्या चीज़ है? चाइल्ड। चाइल्ड क्या चीज़ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यही वजह है कि चाइल्ड इसमें क्या होगा? अलग होगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, समझ गए? तो मैंने बस 6th क्लास के बुक में ये दिया हुआ था तो मैंने उठा लिया, लेकिन ये जनरल एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश का पूर्ण गमन नहीं हो पाता है, उन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? तो उन ऑब्जेक्ट को क्या पारदर्शी बोलते हैं, या पारभासी बोलते हैं, या फिर अपारदर्शी बोलते हैं, या इनमें से कोई सही है ही नहीं? सेकंड है, आंसर करो। तो इनको बोला जाता है क्या चीज? पारभासी। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिनमें कुछ लाइट तो पास करेगा लेकिन ज्यादातर लाइट जो है वो पास नहीं कर पाते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? पारभासी। जैसे कांच हो गया, जो कलर्ड कांच है, अरे काला, नीला, हरा, ब्लू, सारे कांच ले लो, है ना? हाँ, कांच जो होगा वो क्या चीज होगा? पारभासी होगा। इसी तरह से बटर पेपर देखे होगे, बहुत एकदम पतला थिन सा पेपर होता है, यदि किसी अक्षर के ऊपर यदि तुम लोग रख दोगे तो नीचे वाला अक्षर दिखाई देने लगता है। बच्चे में हम लोग वो क्या करते थे? चिरचिरी पारते रहते थे उस पर, है ना? फोटो बनाते रहते थे बुक का। तो ये क्या चीज होता है? हाँ बिल्कुल, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पारभासी। क्लियर है? ट्रांसलूसेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहता है कि कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है। नीचे कुछ पदार्थ दिए गए हैं, तुमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है। 5 सेकेंड है, आंसर करो।
सही आंसर किया होगा। तो चलो पहला आते हैं तरल ब्यूटेन, नॉन पोलर है, वाटर में घुलता नहीं है। अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तुमको बस याद रखने की जरूरत है। तिल का तेल, जितना भी तेल है वो पानी में घुलता नहीं है, जानते ही हो। बेंजीन वो ड्राई क्लीन के काम आता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी में घुलता नहीं है। तो फिर पीछे एक ही चीज पोलर कंपाउंड बचता है, वो क्या चीज है? इथाइल अल्कोहल। अरे दारू सुने हो ना, तो दारू में पानी मिला लो या पानी में दारू मिला लो, बात बराबर है ना। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोलता है कि किस पदार्थ में द्युति होती है? द्युति का मतलब होता है लश्रस। लश्रस को हम लोग एक बोलचाल की भाषा में बोलते हैं चमक। नीचे इन चारों में से कौन सा पदार्थ है जिसमें द्युति होती है? क्या वो कोयला है, नेऑन है, ऑर्गन है या पारा है? 5 सेकेंड है, आंसर करो। उम्मीद है सही आंसर आपने किया होगा। कोल जानते ही है, काला होता है, इसमें कोई चमक नहीं होती है। नेऑन गैस है, इसमें कोई चमक नहीं होती है। अब नेऑन लाइट मत बोल देना, उसका पैटर्न ही अलग होता है ना। चलो, ऑर्गन गैस है, कोई चमक नहीं होती है। पारा डेफिनेटली तुम लोगों ने घरों में देखा होगा, एक थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर, अरे वो क्या बोलते हैं, बुखार में जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, ऐसा कुछ। तो ये जो यहाँ जो नली होती है, इसमें क्या चीज़ होता है? एक लिक्विड भरा होता है, जिसको देखे होगा एकदम मुंडी उठा करके ऐसे वैसे करके देख रहे होते हैं, है ना। किस चीज़ को देख रहे होते हैं? बचपन में तो मैं समझता ही नहीं था, देखते क्या वो लोग। तो क्या चीज़ देखते होते हैं? इसमें होता है मर्क्यूरी, है ना, इसमें होता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को वो लोग देखते हैं। मर्क्यूरी बहुत चमकता हुआ पदार्थ होता है और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन में रहता है। तो मर्क्यूरी में क्या होता है? चमक होता है। यही वजह है कि हम देख पाते हैं थर्मोमीटर में। क्लियर है? क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन कि किस पदार्थ में आघात वर्धनीयता का गुण होता है? यदि हिंदी में हो तो तुम समझ ही गए होगे। आघात मतलब होता है चोट और वर्धन मतलब होता है बढ़ना। यानी ऐसा कौन सा गुण है पदार्थ का, ऐसा गुण जिसमें यदि किसी आइटम को पीटा जाता है, हथौड़े से यदि पीटा जाएगा तो फैल करके वो क्या हो जाएगा? चादर में बदल जाएगा। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैलिएबिलिटी। तो इन चारों में से किस में मैलिएबिलिटी का गुण मिलता है? 5 सेकेंड है, आंसर करो। उम्मीद है सही आंसर किया होगा। तो देखते हैं सबसे पहले पारा। मैंने क्या बताया? रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड को कितना भी चोट मार लो रहेगा वैसे के वैसे। ठीक है, क्या पानी को चोट मार तो फैल जाता है क्या? हाँ, हीरा। हीरा को यदि पीटोगे ना, पहले तो एक तो टूटेगा नहीं, जिससे पीट रहा है वही टूट जाएगा। फिर भी हीरा को यदि तोड़ोगे, किसी हीरे से ही, डायमंड से ही तोड़ के देखना, तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ये फैलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग तांबा। डेफिनेटली तांबे के क्या होते हैं? चादरें बनाई जाती है, जिस चादर का यूज करके हम लोग बॉटल बनाते हैं, है ना। देखे होगे ना तांबे के बॉटल में आजकल पानी जो पीते हैं, और लोटे भी होते हैं गाँव घरों में, तो ये बनते हैं तांबे से। डेफिनेटली इसमें मैलिएबिलिटी का गुण होगा। नमक पीट करके देख लियो, पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। हाँ, एक बात ध्यान रखना, यदि मरकरी मान के चलो रूम टेम्परेचर से बहुत नीचे टेम्परेचर पर है, जहां पर कि मरकरी को क्या है? सॉलिड में ढाला गया है, तो उसको यदि पीटेंगे तो डेफिनेटली ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जब तक कि मेंशन ना किया गया तब तक तुम समझो कि ये नॉर्मल कंडीशन दिया गया, यानी रूम टेम्परेचर दिया गया है ना, रूम टेम्परेचर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस पदार्थ में तन्यता का गुण मिलता है? तन्यता मतलब समझ गए होगे, तानना, खींचना, है ना। तो किस पदार्थ में ये तन्यता का गुण चारों में मिलेगा? तन्यता को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी है क्या चीज? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसमें उसको यदि खींचे तो वो वायर के फॉर्म में बदल जाए, वो वायर के फॉर्म में बदल जाए। ठीक है, 5 सेकेंड है, आंसर करो। उम्मीद है सही आंसर किया होगा। तो देख लें हम लोग। चांदी, बिल्कुल एकदम ठीक है, क्योंकि चांदी के वायर बनते हैं। अच्छा, चांदी के वायर नहीं देखे हो? अरे जब चेन बनाते हो तो चेन क्या होता है? छोटे छोटे वायर से ही बनता है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा क्या है? सोना। सोने का भी चेन बनता है, यानी वो भी वायर में बदला जा सकता है। तांबे के तार तो घरों में हम लोग यूज करते ही हैं। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा कि भाई सारे के सारे वही काम करते हैं, यानी सब में वही गुण मिलता है। क्लियर है? जितने भी मेटल होते हैं ना, वो सब में लगभग डक्टिलिटी का गुण मिलता है, एक्सेप्ट ऑफ पीबी, लीड, शीशा। अरे वो कांच नहीं है, ये शीशा नहीं है, ये दिस इज नॉट कॉल्ड शीशा, दिस इज कॉल्ड शीशा। इसको बोलते हैं लीड। ठीक है,
तो लीड जो होता है उसमें ये गुण नहीं मिलता, और मरकरी, रूम टेम्परेचर पर मरकरी में भी डक्टिलिटी का गुण नहीं मिलता है, उससे तुम वो वायर नहीं बना पाओगे, जैसे हाथ में लोगे चल लेगा कहीं और। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ वैद्युत सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। इन चारों में से बताओ, 5 सेकंड का समय है। उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा। तो चलो बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या चीज होता है? वो पेंसिल देखे हो बच्चे लोग, जो बचपन में हम लोग पेंसिल से मतलब लिखते थे, उसमें ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो निब होता है, ये किस चीज का बनता है? ग्रेफाइट का बनता है ना। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब कोई वो चेक करने मत चले जाना है ना, वो प्रूफ करना नहीं सर देखेंगे वो, बट अब क्या होगा समझ ही जाओ तुम। आयोडीन, आयोडीन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। चांदी, चांदी के वायर बनते हैं। वायर पता होगा तुमको, जब एक वर्ड होता है सोलर पैनल, है ना, कभी सोलर पैनल देखना, बहुत सारे पार्क में आजकल लग गए हैं। तो सोलर पैनल में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे बैटरीज होते हैं, छोटे छोटे बैटरीज होते हैं जिनके ऊपर धूप पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि यदि मैं इन बैटरीज को छोटे, इतने साइज में, एक तो पहले से छोटे हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते होंगे, यदि इनको जोड़ने के लिए मैं तांबे के वायर का यूज करूँ ना, तो तांबे का वायर खुद ही गर्म होकर के गर्म होगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ है उसका बहुत सारा पोर्शन वो खुद ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी जितना एनर्जी हमको चाहिए, जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उतनी मिलेगी नहीं। तो यही वजह है कि इन सेल को जोड़ने के लिए हम लोग तांबा नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? चांदी। और इसी वजह से माना जाता है कि चांदी जो है वो बेस्ट कंडक्टर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छे से चांदी के वायर में फ्लो हो सकती है। किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया क्या कि वायर क्यों नहीं बना लेते हम भाई बाहर वाले? वो किसी दिन बना के देखियो, वो जो पता चला आज जो है ना वो वायर बना हुआ है, अगले दिन चोर साहब जो है आए, वो हमारे यहाँ पुल और ये सब गायब होते हैं, वो बेटा सारे के सारे खंबे और साथ में गायब बोलेंगे, समझ गए ना। तो इसीलिए चांदी का वायर नहीं बनाते। अरे मजाक की बात है, इकोनॉमिकल नहीं होता, महंगा आता है ना, तो इस वजह से इसका हम लोग यूज नहीं करता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ऊष्मा का कुचालक, इनमें से ऐसा कौन है जो ऊष्मा का कुचालक होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो इन चारों में से बताओ कौन सा है। 5 सेकंड का समय है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि चांदी, अभी अभी मैंने बताया, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है तो वो हीट का भी सुचालक होगा। क्लियर है? जल, गर्म पानी और ठंडे पानी को मिला दो, क्या होगा? ऐसा है कि गर्म पानी गर्म ही रह जाएगा और ठंडा पानी ठंडा रह जाएगा? नहीं ना, वो क्या करेंगे, दोनों पानी एक दूसरे को हीट एक्सचेंज करेंगे। जो ठंडा पानी है उसका हीट बढ़ जाएगा, जो गर्म पानी है कम हो जाएगा। जब तब तक ऐसा होता रहेगा जब सारे पानी का हीट क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। क्लियर है? क्लियर है? तो जल हो गया, किरोसिन भी वही प्रॉपर्टी रखता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर होने का रेत। और इसका एक बड़ा सा यूज है, मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, मान के चलो कभी सहारा डेजर्ट में खो जाओ, खोना नहीं रहे, है ना, इल्जाम आ जाएगा। मान के चलो कि सहारा डेजर्ट में तुम लोग खो गए, रात का समय है। अब ये तो सोच के गए नहीं थे कि अच्छा भाई चादर कंबल सारा लेके जाएं, है ना, फिर क्या करोगे? तो जब वहां पे दिन में जितना गर्म होता है, रात में उतना ही ठंडा होता है। ध्यान रखना, दिन बहुत ज्यादा गर्म होंगे और रात बहुत ज्यादा ठंडी होंगी। बचने के लिए क्या करोगे? कुछ तो है नहीं, कुछ मत करना, रेत में गड्ढा खोदना, खुद को उसमें छुपा लेना और ऊपर से रेत ओढ़ लेना। समझ गए? देखना बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर है वो इसी के अंदर रह जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि रेत जो है वो क्या, बैड कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बाकी सबसे अलग है? अब इसमें मैं अलग अलग नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा समूह ही बाकी सबसे अलग है। इनमें से चारों में से कौन सा है? 5 सेकंड आंसर करो।
उम्मीद है कि सोच लिया होगा। देखो, ये है एल्यूमिनियम, तांबा और लोहा, सारे मेटल है, सॉलिड अवस्था में है। ये है मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, मेटल है, सॉलिड कंडीशन में। ये हो गया जल, पारा, ब्रोमीन, ये तो मेटल है। पोटेशियम, सीजियम, ये भी सारे मेटल हैं। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ये और ये मेटल नहीं। क्वेश्चन को तुम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। देखो, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, ये सब क्या है? एलिमेंट है। मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, ये भी क्या है? एलिमेंट है। ठीक है। पारा, पोटेशियम, सीजियम क्या है? एलिमेंट का ग्रुप है। लेकिन इसमें ये क्या है? एलिमेंट नहीं है। ये क्या चीज है? ये कंपाउंड है, यानी अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन युग में शेष से अलग कौन सा है? मतलब वही है कि इन तीनों के ग्रुप में बाकी ऐसा कौन सा है जो बाकी सबसे अलग है। ठीक है, सेकंड का समय, आंसर करो। उम्मीद है सोच लिया होगा, हो सकता है कि नहीं भी सोचे होगा, पढ़ने में ही टाइम लग गया होगा। चलो देखो, पहला है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या चीज है ये ग्रुप? गैस का है। ये ग्रुप जो है वो किसका है? गैस का है। हीलियम, नेऑन, ऑर्गन, किस चीज का ग्रुप है? गैस का है। ठीक है। मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन, ये सब भी क्या चीज है? गैस है। लेकिन एसीटोन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे के सारे क्या चीज होते हैं? लिक्विड होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्या है? चीजें अलग हैं, अलग हैं। ठीक है। तरफ देखा जाए तो चाहे ये ग्रुप हो, चाहे ये ग्रुप हो और चाहे ये ग्रुप हो, इन तीनों का यदि वाटर में सॉल्युबिलिटी देखोगे तो वाटर में बहुत कम घुलते हैं। वाटर में बहुत कम ये घुलते हैं, सॉल्युबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जब हम एसीटोन की बात करते हैं, जब एसिटिक एसिड की बात करते हैं, जब फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, तो ये क्या चीज़ है? वाटर सॉल्युबल है। ये क्या चीज़ है? पानी में बहुत ही अच्छे से घुल जाते हैं। क्लियर है? तो इस मायने में भी ये अलग है। समझ गए? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि सूखे पौधे हैं, डंडियां हैं और उनसे हम अनाज के दानों को अलग कर रहे हैं। अब तुमको बताना है कि ड्राइड प्लांट से यदि अनाज को हम अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या वो निस्तारण होता है? क्या वो थ्रेसिंग होता है? क्या वो चालन होगा? या इनमें से कोई भी नहीं होगा? 5 सेकेंड है। तो पहला है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। तुमने गांव घर में सुना होगा, वो थ्रेशर होता है, एक मशीन होता है। मशीन में हम लोग क्या करते हैं? अनाज को डालते हैं, ये डंडी सहित डालते हैं, और जब वो बाहर आता है, जब वो नीचे से अनाज गिरता है और बाहर इधर से क्या? भूसा, भूसे का ढेर अलग जगह लग जाता है ना। तो इस तरह से अनाज को हमने क्या किया? सूखी हुई डंडियों से या पौधों से अलग कर लिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? थ्रेसिंग बोला जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बोलता है कि पवनों या फिर वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को अलग अलग करना है। मान के चलो ना, गेहूं हो गया, गेहूं में भूसा भी है और गेहूं के दाने भी है, और तुमको वो अलग अलग करना है। ठीक है। कौन सा प्रोसेस यूज करोगे? क्या तुम चालन का यूज करोगे यानी सीविंग, अवसादन का यूज करोगे, या सेडिमेंटेशन या निस्तारण का यूज करोगे? ओ सॉरी, यहाँ पर ये मेरी गलती है। अवसादन का मतलब तो ठीक है, निस्तारण, निस्तारण को हम लोग बोलते हैं डीकेंटेशन। निस्तारण को हम लोग बोलते हैं डीकेंटेशन। डीकेंटेशन, निस्तारण को क्या बोला जाएगा? डीकेंटेशन। लेकिन इन चारों में से इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, ये मेरी गलती है। इसका जो आंसर होगा वो हम होगा निष्पावन। क्या होगा? निष्पावन। और इंग्लिश में इसी चीज को हम लोग बोलते हैं विनोविंग। विनोविंग। ठीक है। क्या वो निस्संदन है? बिल्कुल नहीं। क्या वो निस्तारण है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ऑप्शन सही है? सीविंग। कौन सा ऑप्शन सही है? सीविंग। सीविंग मतलब क्या होता है? चालना, है ना, चालन। अरे भाई, छलनी देखे नहीं, उसमें क्या करते हैं? गेहूं को डाल देते हैं और जो छोटा छोटा दाना होता है सरसों वगैरह सबका, वो क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। यही होता है ना। और बाकी हम लोग क्या होता है कि वो गेहूं छन्नी में ही रह जाता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये हो गया सरसों और राई के दाने नीचे बैठ गए और गेहूं जो है वो अंदर ही रह गया।
क्लियर है, इसको अलग कर लिया जाएगा। तो जब कभी भी साइज में, ये बहुत छोटे हैं और ये बड़े हैं, जब साइज में अंतर हो तब हम छलनी का यानी चलनी का यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक मिश्रण है और उसमें हमने क्या किया, जल मिला दिया। क्लियर है, कोई मिश्रण है और उसमें हमने क्या किया, जल मिला दिया। तो जल मिलाने से क्या हो जाता है कि कुछ पदार्थ तली में बैठ जाते हैं, बर्तन के तल में बैठ जाएंगे। क्लियर है, तो अब तुमको बताना है कि तली में ये जो जमा हो जाता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, सेडिमेंटेशन। क्या बोला जाएगा, सेडिमेंटेशन। यानी ये हो गया, तुमने अभी क्या किया था, चावल को इसमें डाल दिया था। चावल डाल दोगे तो भारी तत्व क्या हो जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा, और इस नीचे जमा होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, सेडिमेंटेशन। क्लियर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 25 नंबर कि किसी मिश्रण में जल मिलाने पर कुछ पदार्थ बर्तन की तली में बैठ जाते हैं, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, सेडिमेंटेशन, और कुछ पानी में तैरते रहते हैं। अब तली में जमा पदार्थ को बिना हिलाए यदि पानी जो है उसको दूसरे बर्तन में तुम खाली कर देते हो तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसको क्या बोलते हैं, डीकेंटेशन। क्या बोलते हैं, डीकेंटेशन। मान के चलो तुम्हारे पास ये गिलास है और गिलास में चावल क्या हो गया, नीचे बैठ गया, ऊपर क्या हो गया, वो भूसा वगैरह सब तैर रहा है। यदि इसको बिना हिलाए तुम इस पानी को क्या कर देते हो, खाली कर देते हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, निस्तारण, डीकेंटेशन। अब इंग्लिश में मैं बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कैन मतलब होता है बर्तन, डी मतलब होता है हटाना, यानी दूसरे बर्तन में हटा देना, किसको, पानी को। तो इसको क्या बोला जाएगा, डीकेंटेशन। क्लियर है। नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है अपना कि तेल है और जल है, दोनों का मिश्रण बन गया है, कैसे अलग करोगे, किस प्रोसेस से अलग करोगे, आंसर दो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, सिविंग, बिल्कुल नहीं, तेल पानी दोनों निकल लेगा रे। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि थोड़ी देर के लिए यदि तेल और पानी के मिक्सचर को छोड़ दोगे तो पानी नीचे जमा हो जाएगा और जितना भी तेल के पार्टिकल है वो सारे क्या हो जाएंगे, ऊपर जमा हो जाएंगे। बिना डिस्टर्ब किए ऊपर से ये लेयर को हटा दो, इस तरह से पानी और तेल अलग अलग हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निस्तारण। फिल्टर करके हटा नहीं सकते हैं, इवेपोरेशन करके हटा नहीं सकते हैं। क्लियर है। 27 नंबर कि नमक, जल और रेत, इन तीनों का मिश्रण है। इन तीनों का क्या है, मिश्रण है। तुमको बताना है कि इन तीनों को मुझे अलग करना है तो किस किस प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, किस किस प्रोसेस का यूज करोगे कि इन तीनों को अलग किया जा सके। तो आंसर दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए करना क्या है। एक बात तो हम जानते हैं कि नमक, जल और रेत, यदि मैंने क्या किया कि एक बर्तन लिया और इस बर्तन में पानी भर लिया, जल है, ठीक है, तो नमक क्या होगा, जल में घुला हुआ रहेगा। लेकिन रेत तो घुलता है नहीं, तो रेत क्या हो जाएगा, थोड़ी देर छोड़ देने पर रेत क्या हो जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये तो हो गया सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। अब तुम क्या करोगे, इसको खाली कर लोगे, खाली कर लोगे। तो ये था अवसादन, और खाली करने को हम लोग बोलते हैं क्या, निस्तारण। खाली करने को हम लोग क्या बोलते हैं, निस्तारण। निस्तारण करोगे कि अब नए बर्तन में तुम्हारे पास क्या आ गया है, ये पानी आ गया है, ये पानी आ गया, और इस पानी में पहले से क्या घुला हुआ है, इस पानी में पहले से क्या घुला हुआ है, नमक घुला हुआ है। अब तुम क्या करोगे, इसको हीट करोगे और पानी को क्या करोगे, वाष्प बनाओगे, वाष्प बनाओगे, वाष्प बनाओगे तो नमक क्या हो जाएगा, तली में बैठ जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इवेपोरेशन। लेकिन मैंने क्या बोला, अलग अलग करना है, ये नहीं कि खो देना है। तो इस भाप को तुम लोग क्या करोगे, इकट्ठा करोगे, भाप को क्या करोगे, इकट्ठा करोगे, और इसको ठंडा करोगे और फिर से इसको क्या कर लोगे, पानी बना दोगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संघनन, संघनन यानी कि कंडेंसेशन। तो प्रोसेस क्या क्या हुआ, सबसे पहला सेडिमेंटेशन यानी अवसादन हुआ, फिर डिकेंटेशन यानी निस्तारण हुआ, फिर इवेपोरेशन यानी वाष्पन हुआ, और फिर संघनन हुआ। किसमें ये आंसर दिया हुआ है तो देख लो। तो सबसे पहला तुम लोगों ने क्या किया हुआ है, निस्तारण, ठीक है, निस्यंदन, ठीक है, वाष्पन, संघनन। चलो तो देख लो,
जो मुझे लगता है सबसे सही आंसर तुम्हारा यही है, ठीक है, सबसे सही यही है। निस्तारण, हालांकि इसने पहला अवसादन का स्टेप नहीं दिया हुआ है, ऑलरेडी होगा, समझ लिया होगा इसने। तो पहले तुमने क्या किया, निस्तारण कर लिया। निस्तारण करने के बाद क्या करोगे, निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्टरेशन, फिल्टर करना है, क्योंकि उस पानी में फिर भी कुछ ना कुछ गंदगी होगा, तो उस गंदगी को क्या करोगे, पहले फिल्टर पेपर से छान लोगे। पहले इस गंदगी को क्या करोगे, पहले इस गंदे पानी को क्या करोगे, फिल्टर पेपर से छान लोगे, और छानने के बाद पानी को यहाँ आने दोगे। तो बीच में एक प्रोसेस आ जाएगा क्या, फिल्ट्रेशन, फिर तुमने इवेपोरेशन किया, फिर तुमने कंडेंसेशन किया। तो सही प्रोसेस क्या हो जाएगा, अवसादन, निस्तारण, फिल्ट्रेशन, है ना, इवेपोरेशन और संघनन। क्लियर है। तो इसमें से अवसादन तुम्हारा दिया नहीं हुआ, तो सही क्या हो जाएगा, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जल वाष्प हो गया और वाष्प को उसकी द्रव अवस्था में बदलना है। अरे भाप होता है ना, हाँ, भाप को क्या करोगे, द्रव अवस्था में बदलोगे। डिस्टिल्ड वाटर देखे बैटरी में जो पानी डालते हैं, हाँ, वो पानी का सबसे प्योर फॉर्म होता है, सबसे प्योर फॉर्म। तो उसको बनाने के लिए कोई तो प्रोसेस हुआ होगा, क्या होगा, भाप होगा। और भाप को क्या कर लो, ठंडा कर लो। ठंडा करने के बाद क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, कुछ मिक्सचर नहीं, एकदम प्योर वाटर। तो अब तुमको बताना है कि भाप से जो पानी बना रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, संघनन। क्या बोला जाएगा, संघनन, कंडेंसेशन। क्लियर है। कौन सा विलयन है जिसमें और अधिक विलय को नहीं घुलाया जा सकता है। यानी एक काइंड ऑफ विलयन होता है, विलयन जानते ही हो, सॉल्यूशन को बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा पदार्थ पूरी तरह से आपस में घुल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। तो तुमको ये बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जिसमें और अधिक विलय को, और अधिक विलय यानी सॉल्यूट को, विलय मतलब सॉल्यूट जो कि घुला हुआ है, तो और ज्यादा सॉल्यूट को हम नहीं घुला सकते हैं। उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। भाई मैं संतृप्त हूं, खुश हूं, सैचुरेटेड हूं, एकदम कछु ना चाहिए अपने को। मतलब क्या होता है भाई, उसके पास सब चीज है, एकदम भरा भूरा है, अब जगह ही नहीं है रखने को, वो नहीं लेगा। तो उसको क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट को, और ज्यादा, यार ऐसा करो, पानी ले लो, थोड़ा ही पानी लेना, ज्यादा बटकेट भर मत लियो। थोड़े से पानी में क्या करना, बहुत सारा नमक डाल देना, घोलते जाओगे, घोलते जाओगे, घोलते जाओगे। एक समय आएगा जब नमक क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा। बस समझ जाओ वो स्टेज आ गया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, एक संतृप्त विलयन है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और उसको तुम्हें क्या करना है, अनसैचुरेटेड बनाना है, असंतृप्त, मतलब उसमें और अभी सॉल्यूट को मिलाया जा सकता है। क्या करोगे, कौन कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, आंसर कीजिए। उम्मीद है आपने सही आंसर चुना होगा। तो पहला है विलय मिलाकर, यानी सॉल्यूट को ऐड करके। अरे भाई पहले से सॉल्यूट सैचुरेटेड है, कहां से सॉल्यूट ऐड होगा, तो ये तो आंसर है नहीं। दूसरा होगा विलायक मिला दो, यानी पानी को मिला दो, सॉल्वेंट को और ज्यादा मिला दो। सॉल्वेंट मिलाओगे तो उसमें और सॉल्यूट ऐड करने के लिए जगह बचेगा। क्लियर है, ये हो सकता है। दूसरा, कभी गए होगे यदि मिठाई के दुकान पर, तो देखे होगे क्या कि जब चाशनी बनाई जाती है, चाशनी बनाई जाती है, तो नीचे कंटिन्यूअस इसको गर्म किया जाता है, कंटिन्यूअस गर्म किया जाता है। तुमने पढ़ा होगा कि लिक्विड पार्टिकल के बीच में सॉलिड से ज्यादा गैप होता है, सॉलिड से ज्यादा गैप होता है। इसी गैप में जो चीनी है, वो चीनी इसी गैप में आके भरता है, चीनी इसी गैप में आके भर जाता है। अब तुम क्या कर रहे हो, इसको कर दे रहे हो गरम। गरम करोगे तो तुमको पता ही है कि गर्म करने से किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पार्टिकल के बीच में गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो जहां तुम 2 चीनी के दाने एक पार्टिकल के बीच में डाल रहे थे, अब कितना दाने डाल पाओगे, 5 दाने डाल पाओगे। चीनी के 5 दाने घुल पाएंगे, यानी चीनी और ज्यादा तुम घुला सकते हो इसमें। क्लियर है। तो यानी हम यदि गर्म करें किसी चीज को, तो उसमें चीनी क्या हो जाएगा, और ज्यादा घुलना शुरू हो जाएगा, सॉल्यूट और ज्यादा घुलना शुरू हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाई ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
मैंने क्वेश्चन करवाए, इन क्वेश्चन को घर पर प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, शेयर कर दीजिएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके दोस्त सब जो हैं वो भी साथ में जुड़ पाएंगे। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी कर लीजिए इस वजह से, ताकि जो भी अगला वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो पाए। शुभ रहे।